नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, और इसका हमें संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना है। इस प्रश्न का जो पीडीएफ रूप था वो आप तक पहुंच चुका है, तो उसको देख करके और मेरी ये बनाई गई वीडियो को देख करके मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा या तैयार हो जाएगा या समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहा हूँ मैं उपन्यास की। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि उपन्यास होता क्या है। तो कहने का मतलब तुम्हारी भाषा में या तुम्हारी नज़र में वही उपन्यास हो सकता है जिसमें एक कहानी हो, जिसमें एक पात्र हो, जिसमें कोई घटना हो और जिसमें किसी समाज के बारे में बताया गया हो। कहने का तात्पर्य यही है कि एक कहानी से बड़ी अवस्था में लिखी गई एक ऐसी कल्पित कहानी जिसमें अनेक पात्र हैं और सारे पात्र एक दूसरे से संबंधित हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि कहानी में जहाँ छोटी विषय वस्तु होती है, छोटा उद्देश्य होता है या कम शब्दों में अपनी बात बताता है लेखक, वहीं उपन्यास में इसका जो विन्यास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उपन्यास एक ऐसा चरित्र है जो समाज का चित्र पेश करता है। अगर आप किसी भी समाज के उपन्यास को पढ़ोगे तो उस उपन्यास को पढ़कर आपको ये अपने आप पता लग जाएगा कि उस समय का समाज, उस समय के लोग, उस समय की व्यवस्था और उस समय की परंपराएं कैसी हैं। तो यही उपन्यास होता है। हालांकि इसमें काफ़ी विस्तृत रूप से मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तुम्हारे सिलेबस के अनुसार, तुम्हारी समझ के अनुसार बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में मैं बताऊंगा। और इस पढ़ाने का सिर्फ आपको मेरा एक ही उद्देश्य है कि उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ाने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप समझ जाओ कि सबसे पहले उपन्यास कैसे लिखे गए, उसमें क्या बातें थी, फिर थोड़ा सा आगे चल कर के उपन्यासों में क्या बदलाव हुआ, और फिर इसी तरह से ये बदलाव को मैं बताता रहूँगा। और इस बदलाव को आपको समझना है, और ये जो बदलाव है ये कहानी के रूप में भी आएगा कि उपन्यासों के अंदर जो कहानी थी वो किस तरह से बदलती रही। तो यही है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हिंदी का प्रथम उपन्यास। अब उपन्यास क्या है ये बता दिया। अब बात करता हूँ मैं हिंदी का जो पहला उपन्यास था वो हम उसको कैसे माने। तो सबसे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, जो बांग्ला साहित्य है ना वो हमसे हिंदी साहित्य से काफ़ी पहले समृद्ध हो चुका था। तो उसमें उपन्यास भी लिखे जा चुके थे या लिखे जा रहे थे, लेकिन हिंदी में जो उपन्यास का जो आरंभ है वो 19वीं शताब्दी के आरंभ से या 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी के आरंभ होता है। तो सबसे पहले इसमें मैंने जो दो उपन्यास आपको दिखाए हैं, इन उपन्यासों को आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, क्योंकि यही दो उपन्यासों में हिंदी का प्रथम उपन्यास का जो ये पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एक है भाग्यवती और एक है परीक्षागुरु। तो परीक्षागुरु किसने लिखा? परीक्षागुरु लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने, ठीक है। और बात कर रहा हूँ मैं भाग्यवती की। तो इन दोनों उपन्यासों में हम विद्वानों की बात करेंगे। सिर्फ थोड़े से दो विद्वानों के आपको मत पता होने चाहिए। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, उन्होंने कहा कि जो परीक्षागुरु है इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था, और उन्होंने कहा कि परीक्षागुरु ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है।
ये बात कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात है, बच गया भाग्यवती। अगर भाग्यवती की बात करें तो हिंदी के अधिकांश जो विद्वान हैं वो भाग्यवती की रचना हुई थी वो 1873 ईस्वी में। इसको मानते हैं कि भाग्यवती ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अब रचना की दृष्टि से इसके अंदर कौन सी कहानी है उस दृष्टि से, और जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ तत्वों की ज़रूरत होती है, जिस तरह कहानी को बनाने के लिए मोटे मोटे 5 तत्व होते हैं, इसी तरह उपन्यास को बनाने के लिए मोटे मोटे 5-6 तत्व होते हैं। जिस तरह भाई इसकी विषय वस्तु कैसी है, इसका कथानक कैसा है, इसका उद्देश्य कैसा है, इसकी भाषा शैली कैसी है। तो इस आधार पर अधिकांश विद्वान कहाँ पर सहमत हैं, वो हैं भाग्यवती पर। यानी कि ये मान के चलते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास भाग्यवती माना जा सकता है। तो ये पॉइंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इन दोनों उपन्यासों को नाम देना है, इनकी रचना तिथि देनी है, और विद्वानों ने क्या कहा ये जो मैंने बता दिया है, रामचंद्र शुक्ल प्रेक्षागुरु को, और जबकि अन्य विद्वान इसको भाग्यवती को इसका हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। अब बात कर रहा हूँ अब दूसरा बिंदु बनेगा जो मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। अब प्रेमचंद पूर्व की बात करें तो प्रेमचंद आपको पता है कि सभी को आपको ये पता होगा कि प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक हुए हैं और इसको उपन्यास सम्राट की उपाधि से भी जाना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेमचंद से पूर्व, यानी कि हम मानते हैं कि प्रेमचंद का जो समय शुरू होता है वो 1916 से शुरू होता है। अब 1916 से पहले तक हिंदी में जो उपन्यास लिखे गए वो किस प्रकार से लिखे गए और वो कैसे उपन्यास थे, तो हम यहाँ पर प्रेमचंद को आधार मानेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना, प्रेमचंद का आधार है। अब प्रेमचंद के ऊपर कौन से उपन्यास लिखे गए, प्रेमचंद के नीचे कौन से उपन्यास लिखे गए, और प्रेमचंद के समय में कौन से उपन्यास लिखे गए। तो ये प्रश्न इन्हीं बिंदुओं में समाया हुआ है, ये बिंदु आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब बात कर रहा हूँ मैं प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासों की। अब प्रेमचंद के पूर्व के युग में जो उपन्यास लिखे गए वो मैंने बता दिए हैं, दो तो मैंने बता दिए, एक तो भाग्यवती हो गया, एक प्रेक्षागुरु हो गया, और दूसरा आप इसमें एक आध और शामिल कर सकते हो, एक है पंडित बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने भी कुछ उपन्यास लिखे थे, और कुछ दूसरे भी हैं, राधा कृष्ण दास भी इसी युग में हुए हैं, गोपाल राम गहमरी भी इसी युग में हुए हैं। अब बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले सामाजिक उपन्यासों की। अब सामाजिक उपन्यास इस युग में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेमचंद के समय में जो उपन्यास लिखे गए और प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास लिखे गए उनमें मोटा मोटा अंतर क्या है। अब मैं बात बता रहा हूँ एक छोटा सा प्रवृत्ति के आधार पर, ये प्रवृत्तियाँ बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा। प्रवृत्तियाँ क्या थी प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास थे। सबसे पहले उस वक्त जो उपन्यास लिखे गए थे वो सिर्फ आनंद मनोरंजन के लिए यानी कि उसमें पाठक आनंदित हो जाए, उसका मनोरंजन हो जाए, इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके उस प्रेमचंद से पूर्व ये उपन्यास लिखे गए थे। तो इनमें कुछ सामाजिक उपन्यास भी हैं। अब सामाजिक उपन्यास क्या है, समाज को लेकर के जो उपन्यास लिखे गए वो सामाजिक उपन्यास हो गए। बिल्कुल सिंपल सी है, अपने घर की कहानी उठा ली, किसी समाज की कहानी उठा ली, या हमारे समाज में जो विकृतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको आधार बना करके एक कहानी बना दी, तो वो हो गए सामाजिक उपन्यास। तो आप सामाजिक उपन्यास में ऊपर जो मैंने बताए हैं, आप भाग्यवती आप ले सकते हो, लाला श्रीनिवास का प्रेक्षागृह ले सकते हो, इससे काम चल जाएगा, 2 उदाहरण बहुत होते हैं। अब बात करता हूँ मैं ऐतिहासिक उपन्यास। अब ऐतिहासिक उपन्यास क्या होता है, यानी कि इतिहास को ध्यान में रख करके, यानी कि कोई भी ऐतिहासिक विषय वस्तु को या ऐतिहासिक घटना को आधार बना करके जो उपन्यास लिखे जाते हैं वो होते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। अब इतिहास के आधार पर यद्यपि इसमें बहुत कम उपन्यास लिखे गए, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करके इसको यहीं पर छोड़ सकते हो। अब बात आती है जासूसी उपन्यास। अब जासूसी क्या है, जो आजकल की फिल्में बनती है ना, जिसमें किसी का मर्डर हो जाता है और फिर जो हीरो होता है वो लास्ट तक यही ढूंढने की कोशिश करता है कि ये मर्डर किसने किया, जैसे CID आप देखते हो। तो इस तरह के यहाँ पर
जासूसी उपन्यास हम कह सकते हैं। तो इस युग में मुख्य रूप से जासूसी उपन्यास भी बहुत ज़्यादा लिखे गए थे। अब जासूसी उपन्यास जिसमें जासूस हो, एक जासूस, अब जासूसी उपन्यास भी इस युग में काफ़ी मात्रा में लिखे गए। अब अगले बात मैं बात कर रहा हूँ तिलिस्मी उपन्यास। अब तिलिस्मी क्या होता है? आपको पता है, एक हमारे हिंदी में या आपके समाज में या हमारे समाज में दूरदर्शन पर एक नाटक आया हुआ था चंद्रकांता। तो चंद्रकांता उपन्यास था, वो है देवकीनंदन खत्री का। तो आप इसमें कह सकते हो कि देवकीनंदन खत्री ने जासूसी उपन्यास की शुरुआत की। देवकीनंदन खत्री, अब देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास लिखा जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। हम उसको भी देखते थे, आपको भी पता होता है। उसमें क्या है, राजकुमारी चंद्रकांता है और ये जो विजयगढ़ की राजकुमारी है और एक नवगढ़ का राजकुमार है वीरेंद्र सिंह, ठीक है। और इन दोनों की कहानी इसमें चलती है। अब तिलिस्म का अर्थ क्या होता है? एक तरह से जादू होता है, एक तरह से इंद्रजाल होता है, एक ऐसा संसार होता है जो हमें आकर्षित करता है। जैसे अब भी काफ़ी सीरियल चल रहे हैं, तो वही होता है। तो इस युग में हम कह सकते हैं कि तिलिस्मी उपन्यास भी काफ़ी मात्रा में लिखे गए। नाम लिख सकते हो उसमें, एक चंद्रकांता है और इसके लेखक कौन से? देवकीनंदन खत्री है। और देवकीनंदन खत्री ने बहुत से उपन्यास लिखे थे। वो कौन से हैं? भूतनाथ भी लिखा था, चंद्रकांता संतति भी लिखा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस काल में ये भी उपन्यास लिखे गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यास। अब प्रेमचंद युगीन उपन्यास ये हो गया, यानी कि प्रेमचंद का ने जो उपन्यास आरंभ किए थे वो 1915 में आरंभ किए थे और 1935 में उसका अंतिम उपन्यास था। अंतिम उपन्यास कौन सा था? आप ध्यान रखना है, गोदान। गोदान उनका उपन्यास था। अब मैंने बताया था कि प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए थे वो पूरी तरह मनोरंजन पर आधारित थे, कुछ मात्रा में सामाजिक थे, लेकिन मुख्य मुद्दा सिर्फ मनोरंजन था। अब बात आती है हमें प्रेमचंद की। अब प्रेमचंद ने सबसे पहले मैंने बता दिया 1915 में एक उपन्यास लिखा था। 2-3 उपन्यास याद रखने इसको प्रेमचंद के। एक तो हो गया, जिस तरह से मैं बताऊं तो सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन आदि। अब मैं थोड़ी सी इन उपन्यासों में क्या बताया प्रेमचंद ने, मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ एक तरह से कर्मभूमि में। अब कर्मभूमि का उपन्यास ये बहुत बढ़िया है। कर्मभूमि उपन्यास में क्या किया इन्होंने? अछूत होते हैं जो, उनके बारे में बताया, अंधविश्वासों के बारे में बताया, और जो सामाजिक बुराइयां हैं भाई, जिस तरह शराब है और धार्मिक बुराइयां हैं और पूंजीपति किस प्रकार से शोषण करते हैं, ये इस प्रकार की बातें रखी। और मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ गोदान का। जैसे आप सबको पता है कि गोदान आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। तो गोदान में प्रेमचंद ने क्या दिखाया है कि हमारे समाज का जो कृषक है, कृषक वर्ग है, यानी कि जो कृषि से संबंधित किसान हैं, उन किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, मजदूरों की जितनी भी समस्याएं हैं और उनका किस प्रकार से शोषण होता है, ये सब बातें गोदान में दिखाई गई हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आ रही होगी कि प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे गए वो सामाजिक उपन्यास नहीं थे, समाज के ऊपर आधारित नहीं थे, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद ने समाज से जोड़ दिया उपन्यासों को। इसके साथ साथ उसमें मनोरंजन भी है, ये प्रवृत्तियाँ बता दें, उसमें सामाजिकता भी है, मनोरंजन भी है। अब इस प्रेमचंद के साथ साथ इस युग में जो इसके साथी थे वो कौन कौन से थे, ये भी इसमें प्रश्न बन जाएगा। तो इसमें मैंने बताया, इसमें सबसे पहले प्रेमचंद आया। जयशंकर प्रसाद ने भी उपन्यास लिखे, कंकाल और तितली, 2 उपन्यास थे इसने, कंकाल और तितली याद रख लेना। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी इसमें काफ़ी उपन्यास लिखे थे। अब बात पांडेवेचन शर्माउगर। पांडेवेचन शर्माउगर ने क्या लिखे? इसने क्या लिखा, एक तरह वेश्याओं पर, हमारे समाज पर जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, उन पर इन्होंने अपनी दृष्टि डाली है अपने उपन्यासों के माध्यम से। तो मैं इसमें भी ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर तुम हो जाओगे, आलस्य महसूस करने लग जाओगे। तो आपको इसके अंदर इतना ही लिखना है कि प्रेमचंद में जो प्रेमचंद के युग में जो उपन्यास लिखे गए उसमें समाज भी है, मनोरंजन भी है और सामाजिक जीवन से जुड़ाव भी है। इसके साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं
समाज की जो विकृतियां हैं, समाज में जो कमियां हैं वो भी दिखाई गई हैं। तो ये बातें इसमें शामिल हो जाती हैं जो कि पहले में नहीं थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी 2-3 उपन्यास लिखे, पांडे बच्चन शर्मा ने भी 7-8 उपन्यास लिखे हैं। इनकी आप 2-2 याद कर लेना और ये पॉइंट यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, यानी कि प्रेमचंद्र के बाद जो उपन्यास लिखे गए वो किस प्रकार से लिखे गए। तो आप ये याद रखना कि प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों की जो विषय वस्तु है, उन उपन्यासों का जो उद्देश्य है और उन उपन्यासों की जो अंदर का जो मसाला है वो बहुत ही विविध प्रकार का है, अनेक प्रकार का मसाला है। और उस मसाले को हम इन बातों में बता सकते हैं, जैसे एक मनोविश्लेषणवादी, यानी कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। अब मनोविश्लेषणवादी कौन से उपन्यास हैं, यानी कि जिन उपन्यासों में हमारे मन में उठने वाले जो द्वंद्व है, हमारे हाव भाव है, हमारे मन में जो बुराइयां हैं, यानी कि उन बुराइयों का अच्छे से झाड़ पिछोड़ना, यानी कि उनको अच्छे से देखना कि ये क्या है, हमारे मन में जो कुंठाएँ हैं, जो पीड़ाएँ हैं, जो हमारे अंदर में जो व्याधियाँ हैं, उनके बारे में लिखना। तो इससे संबंधित 3 ही आपको लेखक हैं याद रखने हैं। एक तो हो गए जैनेंद्र। अब जैनेंद्र भी बहुत अच्छे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। मनोविश्लेषण का मैंने बता दिया कि क्या होता है, यानी कि इसमें मन का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, मन का विश्लेषण यानी कि हमारे मन में जो बुरे विचार हैं, जो अच्छे विचार हैं, उन बातों को आधार बना करके ये उपन्यास लिखा जाता है। उसमें समाज भी आ जाता है, राजनीति भी आ जाती है और उसमें हर परिवार भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये बात मैं बताता हूँ। अब बात कर रहा हूँ मैं प्रगतिवादी उपन्यास। ये प्रगतिवादी उपन्यास क्या होते हैं? सबसे पहले मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया होगा कि प्रगतिवाद और मार्क्सवाद एक ही बात है। प्रगतिवाद क्या होते हैं कि भाई इन उपन्यासकारों का मानना है कि हमारे समाज में हमेशा से ही 2 वर्ग रहते हैं। एक होता है ऊपर वाला, एक होता है नीचे वाला। ऊपर वाले का मतलब अमीर, नीचे वाले का मतलब गरीब। और ये मानते हैं कि गरीब का शोषण हमेशा ऊपर वाला करता है। जिस तरह मैंने निराला को पढ़ाया होगा कुकुरमुत उसमें, वह तोड़ती पत्थर स्रोत उसमें 3-4 जो कविताएं पढ़ाई गई थी वो भी एक तरह से प्रगतिवादी हैं। तो जो इस युग में जो यशपाल हैं, नागार्जुन है, भगवती चरण वर्मा हैं, तो इन्होंने भी एक तरह से इन सामान्य जन की समस्याओं को आधार बना करके अपने उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। अब इन उपन्यासों की, इनमें यशपाल, दादा कामरेड, नागार्जुन के भी 2 उपन्यास याद कर लेना, भगवती चरण वर्मा की भी 2-3 उपन्यास आपको इसमें याद कर लेना है ताकि प्रश्न लिखने में आसानी हो। मैंने लिखवा रखा है, उससे काम चल जाएगा। अब बात करता हूँ मैं आंचलिक उपन्यास। आंचलिक क्या होता है भाई? हमारे गाँव पर, हमारी गाँव की भाषा पर किसी ने उपन्यास लिख दिया, किसी शहर की भाषा पर उपन्यास लिख दिया, कोई आदिवासी उसके ऊपर उपन्यास लिख दिया, राजस्थान के ऊपर उपन्यास लिख दिया, यानी कि किसी अंचल पर, यानी किसी क्षेत्र पर। और उस क्षेत्र क्या होता है, उसकी भाषा अलग होती है, उसका पहनावा अलग होता है, उसकी बोलचाल अलग होती है। तो ये होते हैं। अब आंचलिक उपन्यास में 2 नाम याद रख लेना। शिव प्रसाद लिख लेना ना, शिव प्रसाद, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने भी काफ़ी प्रतिपर कथा है जो कि बिहार के पूर्णिया के अंचल पर आधारित है, काफ़ी अच्छी वो इसके अंदर है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर मैंने 4 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं। इन चारों विशेषताएं यानी कि 4 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं वो प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद्र के बाद जो उपन्यास थे उसमें उभर कर आपको दिखाई देती हैं।